हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरएम क्लासेस। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं सीडीपी का सारे ही टॉपिक्स एक ही वीडियो में लाऊंगी, तो आज मैं उसी से रिलेटेड वीडियो लाई हूँ। तो आज सीडीपी का जितना भी टॉपिक है सब मैं एक ही वीडियो में क्लियर कर दूँगी। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टॉपिक है वृद्धि यानी ग्रोथ। जैसा कि मैंने वृद्धि, विकास और डेवलपमेंट के बारे में पहले भी पढ़ा चुका है, तो फिर से लेकिन आज स्टार्ट करेंगे। तो वृद्धि यानी ग्रोथ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बालक में आ रहा ऐसा परिवर्तन जो बाहरी रूप से दिखाई दे और एक समय के बाद रुक जाता है, वृद्धि कहलाता है। मतलब बालक में ऐसा परिवर्तन जो बाहरी रूप से दिखाई दे और एक समय के बाद रुक जाता है। जैसे बालक की जो हाइट है वो हाइट जो है वो बढ़ती रहती है एंड एक समय के बाद वो जो हाइट है उसका बढ़ना रुक जाता है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, वृद्धि। जैसे बालक की ऊंचाई, भार, वजन, दांत का निकलना, तो ये सब जो है, जैसे ऊंचाई हो गया, वजन हो गया, दांत का निकलना एक समय पे रुक जाता है। मतलब दांत, जैसे अगर आप दांत आते हैं तो आते आते रहते हैं, फिर एक समय के बाद रुक जाता है। क्या ऐसा है कि आपके जीवन भर दांत आते हैं? ऐसा नहीं है, ये एक समय के बाद रुक जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वृद्धि। इसमें परिणात्मक परिवर्तन रहता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, इसे मापा जा सकता है। वृद्धि एक परिणात्मक परिवर्तन है और वृद्धि को मापा जा सकता है। जैसे अपने हाइट, वजन, वेट और दांत को भी गिन सकते हैं, वेट को माप सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं। तो वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है। नेक्स्ट टॉपिक है विकास यानी डेवलपमेंट। जीवन पर्यंत चलने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता है अथवा अनुभव करता है, उसे हम विकास कहते हैं। मतलब ये विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बालक अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ ही सीखता रहता है अथवा अनुभव करता रहता है, इसे ही हम विकास कहते हैं। विकास एक क्रमागत प्रक्रिया है जो गुणात्मक अथवा मात्रात्मक दोनों होती है। विकास का मापन करना व्यापक होता है। तो विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, बच्चा कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है जी। और विकास जो है एक मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि बस एक मात्रात्मक होती है, बट जो विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास के दो कारण होते हैं, एक है परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, दूसरा है अधिगम यानी लर्निंग। वह स्थिति जिसमें बालक के अंग गुणों में मजबूती है उसे परिपक्वता कहलाता है। तो परिपक्वता उसे कहते हैं जिसमें बालक के अंगों गुणों में मजबूती आती है, उसे हम परिपक्वता यानी मैच्योरिटी कहते हैं। वह स्थिति जिसमें बालक ज्ञान अर्जन करे, अनुभव करे, अधिगम कहलाता है। तो वह जो ऐसी स्थिति जिसमें बालक जो होता है ज्ञान प्राप्त करता है, अनुभव करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अधिगम यानी लर्निंग बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विकास के पक्ष यानी आयाम, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास के यहाँ पे 5 पक्ष होते हैं। पहला है फिजिकल यानी शारीरिक विकास, दूसरा है कॉग्निटिव यानी मानसिक विकास, तीसरा है यहाँ पे सोशल यानी सामाजिक विकास, चौथा है यहाँ पे इमोशनल यानी भावात्मक विकास, पाँचवा है यहाँ पे मोटर यानी गत्यात्मक विकास। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं PCSEM। PCSEM यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड मोटर। एंड फिर चलिए हम इस सभी के बारे में एक एक स्टेप वाइज पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे शारीरिक विकास। विकास का वह प्रकार जिसमें शारीरिक तौर पर परिवर्तन है शारीरिक विकास कहलाता है। जैसे वजन बढ़ना, ऊंचाई, लंबाई, दांत निकलना। वृद्धि से सिर्फ शारीरिक विकास होता है। तो शारीरिक विकास वह विकास है, मतलब जिसमें आमतौर पे क्या होता है, शरीर में परिवर्तन आता है। शरीर में परिवर्तन है उसे ही हम शारीरिक विकास कहते हैं। जैसे हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, दांत का निकलना, तो ये सब क्या होता है, शारीरिक विकास। यानी शरीर में परिवर्तन हो रहा है तो इसे ही हम क्या कहेंगे, शारीरिक विकास। मानसिक विकास, तर्क करने, सोचने समझने तक वृद्धि में आ रहे परिपक्वता
के परिवर्तन को मानसिक विकास कहते हैं, जैसे तर्क करना, कल्पना करना, सोचना, समझना। तो मानसिक विकास वो हो गया कि जिसमें हमें सोचने, समझने, कल्पना करने की जो क्षमता होती है उसे हम मानसिक विकास कहते हैं। जैसे कि इस चीज़ को सोचना, समझना, तर्क करना, चिंतन करना, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, मानसिक विकास। सामाजिक विकास समय के साथ साथ बालक के सामाजिक दायरे में हो रही बढ़ोतरी सामाजिक विकास कहलाता है। जैसे जब बालक पैदा होता है, जब बालक छोटा होता है तो वो घर में होता है, फिर घर से वह धीरे धीरे बाहर निकलता है, फिर स्कूल जाता है, तो इससे जो होता है उसका सामाजिक दायरा बढ़ता है। इसी को कहते हैं सामाजिक विकास। मतलब उसके सामाजिक दायरे में हो रही बढ़ोतरी को ही सामाजिक विकास कहते हैं। भावात्मक विकास का वह प्रकार जिसमें बालक के अंदर संवेगों में आ रहा परिवर्तन संवेगात्मक विकास कहलाता है, जैसे क्रोध, भय, प्रेम। मतलब भावात्मक विकास को हम भावात्मक विकास को हम संवेगात्मक विकास भी कहते हैं। तो संवेगात्मक विकास का मतलब ये होता है कि बालक के अंदर उसके संवेगों में जो परिवर्तन आता है उसे ही हम संवेगात्मक विकास कहते हैं, जैसे क्रोध, भय, प्रेम, गुस्सा करना, प्रेम करना, डर लगना। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, भावात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। गत्यात्मक विकास का वह प्रकार जिसमें बालक अपने हड्डियों तथा मांसपेशियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है उसे गत्यात्मक विकास कहते हैं। तो ये गत्यात्मक विकास का वो प्रकार है जिसमें बालक अपने हड्डियों और मांसपेशियों पर नियंत्रण यानी कंट्रोल करता है, उसे हम गत्यात्मक विकास कहते हैं। जैसे हड्डियों और मांसपेशियों पर कंट्रोल करना ही हमारा गत्यात्मक विकास कहलाता है। गत्यात्मक विकास जो है वो 2 टाइप्स का होता है। पहले होता है ग्रॉस मोटर स्किल यानी स्थूल गति कौशल, एंड दूसरा होता है फाइन मोटर स्किल यानी सूक्ष्म गति कौशल। वह गत्यात्मक विकास जिसमें बालक अपनी बड़ी हड्डियों, बड़ी मांसपेशियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है स्थूल गति कौशल कहलाता है, जैसे कूदना, भागना, दौड़ना, नाचना आदि। तो इसमें ग्रॉस मोटर स्किल यानी स्थूल गति कौशल में बच्चा जो अपनी बड़ी मांसपेशियों और हड्डियों पर कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, उसे ही हम स्थूल गति कौशल कहते हैं। जैसे हो गया दौड़ना, भागना, कूदना, नाचना। गत्यात्मक विकास का वह प्रकार जिसमें बालक अपनी छोटी मांसपेशियों, छोटी हड्डियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सके सूक्ष्म गति कौशल कहलाता है। जैसे हो गया काटना, लिखना, चित्र बनाना, पेंटिंग करना, ये सब हमारे क्या होंगे, सूक्ष्म गति कौशल के अंदर आ गए। स्थूल गति कौशल यानी कि बच्चा जब अपनी बड़ी हड्डियों, मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है तो स्थूल गति कौशल हो गए, जैसे कूदना, भागना, दौड़ना, नाचना, ये सब हो गए। और सूक्ष्म गति कौशल में जब बच्चा अपनी छोटी हड्डी और मांसपेशियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है तो सूक्ष्म गति कौशल कहते हैं, जैसे लिखना, चित्र बनाना, पेंटिंग करना, ये सब हमारी सूक्ष्म गति कौशल यानी फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विकास का सिद्धांत। तो अब हम पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत के बारे में। विकास के निम्न सिद्धांत होते हैं, तो उसमें से पहला है हमारा निरंतर विकास का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यह सिद्धांत कहता है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलती रहती है। यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब निरंतर विकास का सिद्धांत ये बताता है कि जो विकास होता है वो जन्म से लेकर यानी गर्भ से लेकर के मृत्यु तक चलती ही रहती है। तो इसे ही हम कहते हैं निरंतर विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिफरेंट पेस ऑफ डेवलपमेंट। यह सिद्धांत यह बताता है कि हर बालक के विकास का पैटर्न एक समान होता है लेकिन दर समान नहीं हो सकता। यानी ये विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत यह बताता है कि जो बालक में विकास का जो पैटर्न है वो एक समान तो होता है लेकिन दर एक समान नहीं होता। जैसे कि कोई बच्चा ज़्यादा सीखता है तो कोई बच्चा कम सीखता है, तो इसकी दर समान नहीं होता, लेकिन सीखने का तरीका सबका एक जैसा होता है। तो इसे ही हम विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस डेवलपमेंट।
यह सिद्धांत यह बताता है कि सभी बालक एक समान नहीं हो सकते, सब रंग रूप आकार प्रकार से अलग होते हैं, यही व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहलाता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत हमें यह बताता है कि सभी बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, रंग रूप आकार प्रकार में सभी बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, सभी बालक एक समान नहीं होते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता मतलब ये सिंपली ये समझिए कि सभी बालक एक दूसरे से भिन्न होता है, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट यह बताता है कि विकास की एक निश्चित दिशा होती है। यह बताता है कि विकास दो प्रकार के होते हैं। तो विकास की दिशा का सिद्धांत यह बताता है कि विकास की एक निश्चित दिशा होती है और ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे हमारा सिफेलोकॉडल, जिसको शीर्षगामी या मस्कोदमुखी भी बोलते हैं। एंड फिर यहाँ पे दूसरा है हमारा प्रॉक्सिमोडेस्टा यानी ऊर्ध्वगामी, या इसे बोलते हैं समीपस्थ दूरस्थ। तो यहाँ शीर्षगामी मतलब जैसे सिर से पैर तक का जब विकास होता है, सिर से मतलब सिर गला धड़ फिर पैर का जब विकास होता है एक पैटर्न में, तो उसको शीर्षगामी बोलते हैं। और ऊर्ध्वगामी जब केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है तो उसे ऊर्ध्वगामी बोलते हैं। शीर्षगामी में सिर से पैर की ओर विकास होता है तो शीर्षगामी यानी सेफेलोकॉडल, और इसको मस्कोदमुखी भी बोलते हैं। और प्रॉक्सिमोडेस्टा यानी जब केंद्र से, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, अगर आप उससे बॉल पकड़ने के लिए देंगे तो वो पहले वो दोनों हाथों से पकड़ता है, तो कब हाथों से पकड़ता है तो वो केंद्र में होता है, फिर वह धीरे धीरे अपनी उंगलियों पर नियंत्रण करता है। जैसे अगर कोई कप है तो क्या उंगली से पकड़ने के लिए देंगे बच्चे को, तो क्या डायरेक्ट बस उंगली से पकड़ लेगा। अगर छोटा सा बच्चा है 2 साल का, 2 साल से कम मतलब 2 साल का बच्चा तो नहीं पकड़ पाएगा ना, फिर वो धीरे धीरे नियंत्रण करता है। तो केंद्र से जब बाहर की ओर विकास होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडेस्टा यानी अधोगामी या समीपस्थ दूरस्थ भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किसने किया था? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया। संज्ञानात्मक विकास यानी मतलब संज्ञान का विकास, मतलब ज्ञान का विकास, मतलब बुद्धि का विकास और परिपक्वता का होना। तो संज्ञान मीन्स हो गया ज्ञान, बुद्धि और संज्ञान का विकास। तो अगर सिंपली पेपर में आएगा कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप बताएंगे जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मानसिक विकास के बारे में अध्ययन करते हैं। जीन पियाजे ने बताया है कि जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे उसके अंदर बायोलॉजिकल मैच्योरेशन परिपक्वता बढ़ती जाती है। तो इसमें हम क्या संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत हम मानसिक विकास के बारे में अध्ययन करते हैं। और जीन पियाजे ने बताया है कि जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे उसके अंदर यानी परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन जो है वो बढ़ती जाती है। बालक के बड़े होने पर मानसिक परिपक्वता आती है। तो बालक जब बड़ा होता है तो उसके अंदर मानसिक परिपक्वता आती है। जीन पियाजे के अनुसार बालक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो सक्रिय खोज करके सीखते हैं। इन्होंने बालक को सक्रिय ज्ञान का निर्माता कहा है, मतलब बालक को खोजकर्ता सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है। मतलब यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास के अंदर हम मानसिक विकास का अध्ययन करते हैं। और जीन पियाजे बताते हैं कि जब बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसके अंदर यानी परिपक्वता बढ़ती जाती है। और इन्होंने जीन पियाजे ने बालक को नन्हा वैज्ञानिक कहा जो खोज करके, मतलब वो खुद खोज करके सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है, खुद खोज करता है। जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट स्कीमा क्या होता है तो ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कीमा। बालक ज्ञान को अपने मस्तिष्क में जहाँ पर स्टोर करता है स्कीमा कहलाता है। स्कीमा एक प्रकार की ब्लॉक निर्मित संरचना है जो मस्तिष्क में जाकर स्टोर होती है। तो बालक जो है कहीं से भी कोई भी ज्ञान प्राप्त करता है तो वो स्टोर कहाँ करता है? स्कीमा में स्टोर करता है। तो स्कीमा जो है एक ब्लॉक की तरह निर्मित होता है, मतलब कोई भी जो इन्फॉर्मेशन रहता है एक ब्लॉक की तरह स्टोर होता है। तो वो इस इंफॉर्मेशन जो है स्टोर कहाँ होता है? वो हमारा स्कीमा में होता है।
तो जीन पियाजे ने जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, दूसरा है यानी अडॉप्टेशन यानी अनुकूलन। अनुकूलन के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण एंड सेकंड है यहाँ पे एकोमोडेशन यानी समायोजन। संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, एक व्यक्ति के दिमाग में दिन भर में कुछ बहुत सारे विचार आते हैं। उन विचारों का व्यवस्थीकरण ही संगठन कहलाता है। स्कीमाओं का व्यवस्थीकरण, इसमें स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उसे स्कीमाओं से जोड़ना। यानी व्यक्ति के अंदर दिन भर में जितने भी विचार आते हैं उसको, उन विचारों को व्यवस्थित करना ही हमारा क्या कहलाता है, संगठन। मतलब विचारों का व्यवस्थीकरण ही संगठन कहलाता है यानी ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। आई होप कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनुकूलन यानी एडप्टेशन। खुद को वातावरण के हिसाब से ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। इसमें बालक अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को वातावरण के हिसाब से ढाल लेता है। अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन का मतलब होता है यानी खुद को वातावरण के हिसाब से ढाल लेना ही हमारा अनुकूलन कहलाता है। इसमें जो बालक रहता है अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को वातावरण के हिसाब से ढाल लेता है। तो अनुकूलन के दो भाग होते हैं। फर्स्ट है एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण। जब हम दो अलग अलग जगहों से ज्ञान प्राप्त करते हैं लेकिन उस ज्ञान को ज्यों का त्यों लेकर हम ज्ञान में बदलाव नहीं करते हैं, उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन उसे कहते हैं जब हम दो जगहों से मतलब अलग अलग जगहों से ज्ञान प्राप्त करते हैं लेकिन ज्ञान को ज्यों का त्यों लेकर हम ज्ञान में परिवर्तन नहीं करते हैं, उसे ही हम आत्मसातीकरण कहते हैं। मतलब पुराना ज्ञान प्लस नया ज्ञान, मतलब दोनों ज्ञान लेना बट पुराने ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब आप नया ज्ञान भी ले रहे हैं बट आप पुराने ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो उसे ही हम आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनुकूलन का सेकंड टॉपिक है यहाँ पे समायोजन यानी एकोमोडेशन। जब हम दो अलग अलग जगहों से ज्ञान प्राप्त करते हैं लेकिन पुराने ज्ञान में संशोधन करके नए ज्ञान में परिवर्तित करते हैं तो वो समायोजन कहलाता है। मतलब हम दो अलग अलग जगहों से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और पुराना जो ज्ञान हमारे पास है उसमें संशोधन यानी बदलाव करके हम उसमें बदलाव कर रहे हैं, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, समायोजन। मतलब पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में परिवर्तित करना यानी संशोधन करना ही हमारा समायोजन यानी एकोमोडेशन कहलाता है। तो समायोजन को हम और भी सारे नाम से जानते हैं, जैसे हो गया संशोधन, परिवर्तन, रूपांतरण, बदलाव, मॉडिफिकेशन। तो ये सब सारे ही समायोजन के ही नाम है। मतलब आपको एग्ज़ाम में ये भी दे सकता है, संशोधन, परिवर्तन, रूपांतरण, बदलाव, मॉडिफिकेशन देगा तो वो समायोजन ही होता है। मतलब हम दो अलग अलग जगहों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और पुराने ज्ञान में संशोधन करके नए ज्ञान में परिवर्तित कर रहे हैं, तो उसे ही हम समायोजन कहेंगे। तो सारा ही यही डिफिनीशन ही होगा। संशोधन, परिवर्तन या रूपांतरण, बदलाव, मॉडिफिकेशन कुछ भी बोले तो उसका मतलब यही होगा कि समायोजन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असंतुलन यानी डिसक्विलिब्रियम यानी स्कीमाओं या विचारों का संतुष्ट न हो पाना असंतुलन कहलाता है। असंतुलन यानी स्कीमाओं यानी विचारों का संतुष्ट न हो पाना ही असंतुलन कहलाता है। संतुलन यानी इक्विलिब्रेशन यानी कि स्कीमा ज्ञान का संतुष्ट हो जाना ही संतुलन कहलाता है। यानी स्कीमाओं और अगर विचारों का संतुष्ट हो पाना ना, मतलब संतुष्ट ना हो पाना असंतुलन कहलाता है, संतुष्ट हो पाना संतुलन कहलाता है। अधिसंज्ञान यानी मेटाकॉग्निशन, सोच पर सोच करना, विचार पर विचार करना, ज्ञान पर ज्ञान करना अधिसंज्ञान कहलाता है। अधिसंज्ञान यानी कि आप सोच पर सोच कर रहे हैं, विचार पर विचार कर रहे हैं, ज्ञान पर ज्ञान कर रहे हैं, तो इसी को ही हम अधिसंज्ञान कहते हैं। अगर आपको जो भी टॉपिक समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
जीन पियाजे की अवस्थाएं। तो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी कामक अवस्था। सेकंड यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और थर्ड यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एंड फोर यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SPCF। एस का मतलब सेंसरी मोटर स्टेज, P मीन्स प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड C मीन्स कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड F मीन्स फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। यानी संवेदी कामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक एंड अमूर्त संक्रियात्मक। जो संवेदी कामक का मतलब संवेदी कामक में जो एज होती है वो 0 to 2 ईयर होती है। पूर्व संक्रियात्मक में 2 to 7, मूर्त संक्रियात्मक में 7 to 11, अमूर्त संक्रियात्मक में 11 to 15 ईयर्स। संवेदी कामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। जब बालक 0 वर्ष तक का होता है, जब बालक 0 से 2 वर्ष तक का होता है तब वह संवेदी कामक अवस्था में होता है। तो जब बालक 0 से 2 साल का होता है तब वह संवेदी कामक अवस्था में होता है। वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। इस अवस्था में बालक वस्तु को छूकर उनके गुणों के बारे में पता लगाता है। वस्तु स्थायित्व यानी जब 0 से 2 साल का बच्चा होता है तो किसी भी वस्तु को छू करके उनके गुणों का पता लगाता है। फिर है इंद्रियों से सीखता है। अनैच्छिक क्रियाओं यानी रिफ्लेक्सिव इंडेक्स। इंद्रियों से सीखता है अंगूठा चूसना, खिलखिलाना, रोता, ये सब क्या होता है, बालक जो है इंद्रियों से सीखता है। बालक को बिना इच्छा के क्रिया करना। अनैच्छिक क्रिया यानी बिना इच्छा के क्रिया करना। तो संवेदी कामक अवस्था में क्या होता है, जो बालक होता है 0 से 2 साल की अवस्था में, जब 0 से 2 साल का बालक क्या होता है वो संवेदी कामक अवस्था में के अंतर्गत आता है। और उसमें वस्तु स्थायित्व यानी वो जो होता है किसी वस्तु को छू करके उसके गुणों के बारे में पता लगाता है। इंद्रियों से सीखता है, अनैच्छिक क्रियाएँ करता है। इंद्रियों से सीखता है मीन्स अंगूठा चूसता है, खिलखिलाता है, रोता है। और अनैच्छिक क्रियाएँ यानी बिना इच्छा की क्रिया करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। जब बालक 2 से 7 वर्ष की अवस्था में हो तब वह पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो जब बालक 2 से 7 वर्ष का होता है तब वह किस अवस्था में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीववाद यानी एनिमिज्म, अनुकरण करके सीखना यानी इमिटेशन मेथड, प्रतीकात्मक खेल यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जीववाद, इस अवस्था में बालक सजीव और निर्जीव में अंतर करना सीख जाता है। अनुकरण करके सीखना, इस अवस्था में बालक नकल करके सीखता है। और प्रतीकात्मक खेल, इस अवस्था में बालक कल्पना वाले तथा प्रतीक से जुड़े खेल खेलता है, जैसे चोर पुलिस राजा रानी। तो 2 से 7 साल का बच्चा जब होता है तो वह सजीव और निर्जीव में अंतर करना सीख जाता है और नकल करके सीखता है और प्रतीकात्मक खेल खेलता है, मतलब जैसे चोर पुलिस राजा रानी वाला खेल खेलता है। तो सिंपली अगर पूर्व संक्रियात्मक अगर से पीछे से जैसे 2 से 7 साल का बच्चा होता है, इसके अंतर्गत सजीव और निर्जीव में अंतर कर सकता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है और नकल करके सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक के अंतर्गत ही ये पढ़ रहे हैं। अपलटावी गुण यानी इरिवर्सिबिलिटी, केंद्रीकरण यानी सेंट्रेशन। अपरवर्ती बालक के अंतर्गत पलट के सवालों को जवाब देने की क्षमता नहीं होती है। इस अवस्था में बालक वस्तु के किसी एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है, उदाहरण गिलास वाले प्रश्न हर पक्ष पर ध्यान ना दें। इस अवस्था में बालक के अंदर दूसरों का दृष्टिकोण ना समझ पाने की क्षमता होती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है पलट करके जवाब नहीं दे पाता है। और इसमें क्या है, केंद्रीकरण यानी ध्यान केंद्र, जैसे अगर एक
एक बड़ा ग्लास है उसमें पानी है और एक छोटा ग्लास है उसमें पानी है। तो बालक जो है मतलब दोनों का जो है क्वांटिटी सेम आती है दोनों में, बस ये जैसे छोटा ग्लास है तो थोड़ा चौड़े में है और ये बड़ा ग्लास है तो लंबे में, इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है। तो पानी जो है, पानी की क्वांटिटी दोनों में सेम आती है। बट अगर छोटा बालक होता है, जैसे छोटा बच्चा है 2 से 7 साल का, अगर आप उसको देंगे तो उसको लगेगा कि बड़े ग्लास में ज़्यादा पानी आता है तो वो बड़ा उठाएगा जो लंबा वाला है, लेकिन है तो क्वांटिटी सेम। इसे ही हम बोलते हैं केंद्रीकरण। इस अवस्था में बालक जो है दूसरों का दृष्टिकोण न समझ पाने की क्षमता रखते हैं, मतलब दूसरे का दृष्टिकोण समझ नहीं पाते हैं। संरक्षण यानी कंजर्वेशन, क्रमबद्धता, आगमनात्मक तर्क, मूर्त चिंतन। संरक्षण, जब बालक यह माने कि किसी भी वस्तु के शेप साइज में बदलाव कर देने से उसकी भौतिक गुणों में बदलाव नहीं आता है, वह संरक्षण कहलाता है। तो जब बालक मतलब ये माने कि कोई भी वस्तु के शेप और साइज में परिवर्तन यानी बदलाव करने से उसके भौतिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो उसे हम क्या कहते हैं? संरक्षण। क्रमबद्धता, इस अवस्था में बालक उसके लंबाई ऊंचाई के आधार पर वस्तु को क्रम में लगाना शुरू कर देता है। मतलब कोई भी वस्तु है, जैसे कोई लंबी है, चौड़ी है, मतलब लंबी बहुत सारी वस्तुएं हैं, चौड़ी बहुत सारी वस्तुएं, तो बच्चा उनको क्रम में लगाना सीख जाता है। उनके ऊंचाई के आधार पर उस वस्तु को क्रम में लगाना सीख जाता है। आगमनात्मक तर्क में होता है, जैसे जब हम बालक को पहले उदाहरण फिर नियम को समझाते हैं तो मूल संक्रियात्मक व्यवस्था की विशेषता है। आगमनात्मक यानी इंडक्टिव थिंकिंग में पहले हम बालक को उदाहरण समझाते हैं फिर नियम की तरफ लेकर के जाते हैं, इसी को इंडक्टिव थिंकिंग बोलते हैं। मूर्त चिंतन, किसी भी विषय के बारे में प्रत्यक्ष रूप से सोचने का गुण, मतलब कोई भी विषय, मतलब जो हमारे सामने वस्तु है उसके बारे में चिंतन करना ही हमारा मूर्त चिंतन कहलाता है। मतलब वस्तु हमारे सामने है और हम उस वस्तु के बारे में चिंतन कर रहे हैं तो उसी को हम मूर्त चिंतन कहते हैं। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, जब बालक वस्तु को उनके गुणों के आधार पर अनेक समूहों के योगों में रखना शुरू कर दे, यानी जब बालक वस्तु के उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करे तो उसे हम वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा पलटावी गुण, रिवर्सिबिलिटी यानी पलटावी गुण। अब पलटावी गुण जैसे हमने पूर्व संक्रियात में पढ़ा था, तो उसमें बच्चा जवाब नहीं दे पाता, मतलब पलट करके जवाब नहीं देता, तो उसे अपलटावी गुण कहते हैं। और मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा क्या होता है कि वो पलट करके जवाब देना सीख जाता है। तो मतलब इसके अंदर क्या होता है, बच्चा पलट करके जवाब देता है तो उसे पलटावी गुण कहते हैं। बालक के अंतर्गत पलट के जवाब देने का गुण आ जाता है, मतलब इसमें पलट के जवाब दे देता है तो उसे हमें पलटावी गुण या प्रतिवर्ती गुण भी कहते हैं इसे। विकेंद्रीकरण, ये हम मूर्त संक्रियात्मक के ही अंतर्गत पढ़ रहे हैं। विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रेशन, इस अवस्था में बालक सभी पक्षों या पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। तो विकेंद्रीकरण में क्या होता है, बालक सभी पक्षों और पहलुओं पर जब ध्यान केंद्रित करता है तो इसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जब बालक 11 से 15 वर्ष का हो जाए तो वह औपचारिक यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अमूर्त चिंतन यानी डीप थिंकिंग, परिकल्पनात्मक सोच यानी हाइपोथेटिकल थिंकिंग, निगनात्मक तर्क यानी डिडक्टिव थिंकिंग। तो किसी वस्तु के बारे में अप्रत्यक्ष चिंतन करना, गहराई से सोचना। अमूर्त चिंतन यानी कि हमारे सामने जो वस्तु नहीं है उसके बारे में चिंतन करना हमारा अमूर्त चिंतन कहलाता है, यानी डीप थिंकिंग कहलाता है। और इसके पहले जैसे हमने पढ़ा था मूर्त संक्रियात्मक, यानी उसमें क्या होता है, मूर्त चिंतन होता है। ठीक है, मूर्त चिंतन यानी कि जो वस्तु हमारे सामने उसके बारे में चिंतन करना मूर्त चिंतन का रहता है, और जो हमारे सामने वस्तु नहीं है उसके बारे में चिंतन करना हमारा अमूर्त चिंतन कहलाता है। परिकल्पनात्मक सोच में इस अवस्था में बालक मानसिक विकास के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर कल्पना करता है। तो इस स्तर पर क्या होता है, उसके
मानसिक विकास के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर वो कल्पना करता है, मतलब बहुत उच्च सोच रखता है। निगनात्मक तर्क में जब बालक नियम से उदाहरण की तरफ जाए, इस निगनात्मक तर्क में क्या होता है कि हम पहले बालक को नियम समझाते हैं, फिर उदाहरण समझाते हैं, हमारा निगनात्मक तर्क के अंतर्गत आता है। जीन प्याजे की आलोचना। जीन प्याजे ने समाज और संस्कृति के महत्व को कम आंका है। तो जीन प्याजे ने केवल संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया है, उन्हें समाज और संस्कृति को कम आंका है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाइगोस्की का सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, यानी हम वाइगोस्की का समाज और संस्कृति सिद्धांत पढ़ेंगे। वाइगोस्की के अनुसार बालक का विकास कैसे होता है, तो ये तीन तरीक़ों से होता है। पहले होता है सोशल यानी समाज, सी मीन्स कल्चर यानी संस्कृति, एंड लैंग्वेज मीन्स भाषा। सोशल, कल्चर एंड लैंग्वेज के द्वारा बालक का विकास होता है। तो यहाँ पे शॉर्टकट में बोलते हैं SCL। तो अगर पूछेगा समाज संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप बताएंगे वाइगोस्की। L मीन्स लैंग्वेज, S मीन्स सोशल एंड C मीन्स कल्चर। भाषा से जुड़कर अंतःक्रिया करना, समाज से जुड़कर अंतःक्रिया करना, संस्कृति से जुड़कर अंतःक्रिया करना। कॉन्सेप्ट ऑफ वाइगोस्की। तो देयर आर मेनली 6 कॉन्सेप्ट ऑफ वाइगोस्की। देयर आर मेनली 6 कॉन्सेप्ट आर गिवन बाय वाइगोस्की आर स्कैफोल्डिंग, ZPD, MQ, ग्रुप डिस्कशन, पेयर कोलैबोरेशन, प्राइवेट स्पीच। तो यहाँ पे 6 कॉन्सेप्ट जो है वाइगोस्की के द्वारा दिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमें स्कैफोल्डिंग यानी पाढ़, हिंदी में से पाढ़ बोलते हैं। संकेत या इशारे देना, थोड़ी सी मदद करना, हेल्प करना। तो संकेत या इशारे देकर, अगर बालक की आप संकेत या इशारे देकर मदद कर रहे हैं तो इसे ही हम पाढ़ कहते हैं। पाढ़ मीन सिंपली ये समझना कि संकेत या इशारे देकर थोड़ी सी मदद करना ही हमारा पाढ़ कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बालक की वर्तमान स्तर में किसी के मदद से संभावित स्तर तक बनाने वाले क्षेत्र समीपस्थ निकटस्थ क्षेत्र का विकास का क्षेत्र कहलाता है। बालक की मदद की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि बालक के वर्तमान स्तर में किसी से मदद के में से संभावित स्तर तक बनाने वाला जो क्षेत्र होता है, यानी समीपस्थ यानी निकटस्थ विकास का जो क्षेत्र होता है, उसे ही हम ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें हम बालक की मदद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा MQ यानी मोर नॉलेज अदर, अधिक जानकारी लोग। वाइगोस्की के अनुसार बालक उनसे सीखता है जो अधिक जानकार होते हैं। तो मोर नॉलेज अदर मीन्स ये होगा कि वाइगोस्की के अनुसार बालक मतलब जिनके पास अधिक ज्ञान होता है बालक उनसे सीखते हैं। इसी को हम बोलते हैं मोर नॉलेज अदर, मतलब बालक उनसे सीखता है जो अधिक जानकार होते हैं। ग्रुप डिस्कशन यानी सहगामी चर्चा। इसके अनुसार जब बालक साथ में मिलकर एक साथ विषय पर चर्चा करते हैं तब वह अधिक सीखता है। वाइगोस्की के अनुसार जब बालक एक साथ ग्रुप में चर्चा कर कर सीखते हैं तो बालक जो है वो अधिक सीखता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन, यानी ग्रुप में डिस्कशन कर कर के, मतलब किसी एक टॉपिक पे ग्रुप में डिस्कशन करके सीखना ही हमारा ग्रुप डिस्कशन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा पेयर कोलैबोरेशन यानी सहयोगात्मक अधिगम। वाइगोस्की के अनुसार बालक तब अधिक सीखता है जब वह सहयोग करके सीखता है। तो वाइगोस्की के अनुसार यह भी है कि बालक सबसे ज़्यादा तब सीखता है जब वह सहयोग करके सीखता है, तो उसे ही हम सहयोगात्मक अधिगम भी कहते हैं। प्राइवेट स्पीच यानी निजी वॉक यानी इसे प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, यानी निजी वॉक खुद से
बातें करना, किसी भी विषय पर खुद से बात करना निजी वॉक कहलाता है। यह सोच को नियंत्रित करने में मदद करता है। निजी वॉक मतलब खुद से बातें कर कर सीखना ही हमारा क्या कहलाता है, निजी वॉक यानी प्राइवेट स्पीच। इससे क्या होता है कि हम सोच को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये जो है सोच को नियंत्रित करने में मदद करता है। वाइगोस्की का भाषा पर विचार। तो वाइगोस्की ने कहा है, पहले भाषा आती है फिर ज्ञान संज्ञान विचार आता है। तो वाइगोस्की ने, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा ना। वाइगोस्की ने भाषा पे अपना क्या विचार दिया है, तो ये विचार दिया है कि पहले भाषा आती है फिर ज्ञान संज्ञान और विचार आता है। वाइगोस्की ने क्या कहा है, पहले भाषा आती है फिर ज्ञान संज्ञान विचार आता है। नेक्स्ट है यहाँ पे जीन प्याजे का भाषा पर विचार। तो जीन प्याजे ने भाषा पर क्या विचार दिया है, तो इन्होंने बोला है कि पहले ज्ञान संज्ञान विचार आता है फिर भाषा आती है। तो वाइगोस्की ने क्या कहा था कि पहले भाषा आती है फिर ज्ञान संज्ञान विचार आता है, और जीन प्याजे ने क्या कहा था कि पहले ज्ञान संज्ञान विचार आता है फिर भाषा आती है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये पेपर में आता है कि पहले मतलब जीन प्याजे का भाषा पर क्या विचार दिया था, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, कोलबर्ग ने। कोलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, कोलबर्ग ने। कोलबर्ग ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, नैतिक विकास का। नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट, वह गुण जिसके माध्यम से बालक सही गलत का फैसला ले, नैतिक विकास कहलाता है। कि किसी भी विषय पर सही गलत का नैतिक फैसला लेने से पहले बालक दो स्थिति में पहुंचता है। तो यानी नैतिक विकास वह गुण है जिसके माध्यम से बालक जो है सही और गलत का फैसला, मतलब सही और गलत का फैसला लेना ही हमारा नैतिक विकास कहलाता है। तो यहाँ जैसे लिखा है, किसी भी विषय पर सही गलत का नैतिक फैसला लेने से पहले बालक दो स्थितियों में पहुँचता है। पहला है नैतिक दुविधा, दूसरा है नैतिक तर्कणा यानी मोरल डिलेमा एंड मोरल रीजनिंग। जब बालक सही और गलत के बारे में फैसला ना ले पाए तो वह स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। तो नैतिक दुविधा, जब बालक सही और गलत का फैसला लेता है तो वह दो स्टेज में पहुंचता है। पहला है नैतिक दुविधा, दूसरा है नैतिक तर्कणा। नैतिक दुविधा यानी जब बालक सही और गलत में फैसला ना ले पाए तो उसे नैतिक दुविधा कहते हैं। किसी काम को सही या गलत तय करने के लिए तार्किक प्रक्रिया का इस्तेमाल करना, नैतिक तर्कणा। यही सिंपली ये समझिए, जब सही गलत का फैसला ना ले पाए तो नैतिक दुविधा हो जाएगा। जब सही गलत का फैसला ले पाए, किसी तार्किक प्रक्रिया के इस्तेमाल करके सही गलत का फैसला जब ले पाए तो उसे नैतिक तर्कणा कहते हैं, यानी मोरल रीजनिंग। इन्होंने अलग अलग दो प्रकार के बालकों को बुलाकर उसे एक हिंज नामक के व्यक्ति की कहानी सुनाई और उनके आधार पर अलग अलग नैतिक विकास के स्तर को बारे में बताया। तो मतलब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि कुछ बालकों को बुलाकर उन्होंने हिंज नामक एक व्यक्ति था, उसकी कहानी सुनाई और फिर उनके नैतिक विकास के स्तरों के बारे में बताया। हिंज की कहानियाँ। लॉरेंस कोलबर्ग ने 4 से 13 साल के बच्चों को बुलाया तथा हिंज की कहानी सुनाई। हिंज नामक गरीब व्यक्ति था जो एक वैज्ञानिक के यहाँ काम करता था। उसकी पत्नी आखिरी स्टेज में कैंसर से पीड़ित थी। उसकी जान सिर्फ एक इंजेक्शन बचा सकती थी जो बहुत महंगी थी। हिंज के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी पत्नी का इलाज कर सके, अतः उसने रात में वैज्ञानिक के घर पहुंचकर पैसे की चोरी की जिससे वह अपनी पत्नी का इलाज का जान बचा सके। बताओ उसने सही किया या गलत। तो उन्होंने ऐसी कहानी सुनाई और फिर मतलब ये जो मैंने कहानी पढ़ी है, उन्होंने ऐसे बच्चों को 4 से 14 साल के बच्चों को लिया और उन्होंने ये कहानी सुनाई। फिर उससे पूछा कि क्या बताओ जो
जो उस हिंज यानी हिंज ने जो किया वो सही था या गलत। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे बच्चों से। जैसे फिर कोलबर्ग ने बच्चों से प्रश्न पूछा, क्या हिंज को वो दवाई चुरा लेनी चाहिए थी? क्या चोरी करना सही है या गलत? क्यों? क्या यह एक पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी करके लाए? इसी आधार पर बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए। उसी आधार पर कोलबर्ग ने अलग अलग स्तर बताए। तो जैसे जो ऐसा क्वेश्चन था उसी के आधार पर सभी बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए। तो उसी के आधार पर कोलबर्ग ने अलग अलग स्तर बताए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने टोटल 3 स्तर बताए हैं। कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत का स्तर, तो यहाँ पे 3 स्तर है। पहला है प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी पूर्व रूढ़िगत लौकिक स्तर 4 से 10 साल, कन्वेंशनल स्टेज एंड पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो कोलबर्ग ने यहाँ पे 3 स्टेज के बारे में बताया है। फर्स्ट स्टेज है यहाँ पे प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व रूढ़िगत लौकिक स्तर 4 से 10 साल के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे सजा एवं दंड अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक नैतिकता शून्य, नियम में को शून्य मानता है। सो फर्स्ट हम यहाँ पढ़ेंगे सजा एवं दंड अभिविन्यास। जब बालक सही गलत का नैतिक फैसला उस आधार पर करे कि अगर उसने बात नहीं मानी, आज्ञा पालन नहीं किया तो उसे दंड मिलेगा, तब वह कोलबर्ग के दंड आज्ञा पालन अभिविन्यास में होगा। जैसा अगर मैंने फ्रिज से रखी मिठाई खा ली तो मम्मी मुझे पीटेगी। तो जैसे सजा एवं दंड अभिविन्यास में मतलब बालक ऐसे सोचता है कि ऐसे सोचता है कि अगर उसने ये काम नहीं किया, अगर आज्ञा पालन नहीं किया, जैसे अगर टीचर ने स्कूल में होमवर्क दिया, अगर उसने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो उसे सज़ा मिलेगी, दंड मिलेगी। तो वो सज़ा एवं दंड अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। जैसे एक और एग्जांपल है कि अगर मेरे से फ्रिज में मिठाई रखा है, अगर मैंने फ्रिज से मिठाई निकाल कर खा ली तो मम्मी मुझे पीटेंगी। तो ये हो गया सज़ा एवं दंड अभिविन्यास के अंतर्गत। विशेषता इस अवस्था में बालक नियम को स्थिर मानता है, समाज से के डर से कार्य करता है। बालक दंड सजा के डर से कार्य करता है। तो यहाँ पे बालक जो है वो समाज के डर से कार्य करता है, दंड या सजा के डर से काम करता है। मतलब दंड और सजा अभिविन्यास में बालक जो है डर मतलब दंड सजा इसकी वजह से वो कार्य करता है और इसके अकॉर्डिंग ही कार्य करता है। नेक्स्ट है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। जब बालक सही गलत का नैतिक फैसला इस आधार पर करे कि उसके साथ जो जैसा व्यवहार करेगा वह भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा, तब वह यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास अवस्था में होता है। जैसे अगर तुम मेरी पेंसिल तोड़ोगे तो मैं भी तुम्हारी पेंसिल तोड़ूंगा। तो यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास में बालक सही गलत का फैसला इस आधार पर करता है कि मतलब तुम मेरे साथ जैसा करोगे मैं भी तुम्हारे साथ वैसा, मतलब आप जिन बच्चों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे बच्चा आपके साथ भी वैसा व्यवहार करेगा। मतलब जैसे को तैसा वाला व्यवहार इसमें रखता है। जैसे कि हो गया अगर मैंने जैसे तुम मेरी पेंसिल तोड़ोगे तो मैं भी तुम्हारी पेंसिल तोड़ूंगा। तो ये हो गया यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास के अंतर्गत। मतलब जैसे को तैसा वाला व्यवहार किसके अंदर आ गया? यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास के अंतर्गत। विशेषता इस अवस्था में बालक स्वलाभ से प्रोत्साहित व्यक्तिगत लाभ देखता है, जैसे को तैसा वाला व्यवहार करता है। मतलब इसमें बालक जो होता है वो जैसे को तैसा वाला व्यवहार करता है। मतलब आप जैसा उसके साथ करेंगे तो जैसा व्यवहार करेंगे वो भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। रूढ़िगत लौकिक स्तर 10 से 13 वर्ष के बच्चे इसके अंदर आते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, कानून पालन व्यवस्था अभिविन्यास। अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, कानून पालन व्यवस्था अभिविन्यास। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन यानी अच्छा लड़की
अच्छा लड़का अभिविन्यास के अंतर्गत क्या रहेगा? इस अवस्था में बालक दूसरे की नज़र में अच्छा बनकर प्रशंसा प्राप्त करता है। विशेषता, इस अवस्था में बालक अनुमोदन प्राप्त करना चाहता है, प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है। गोल्डन रूल, तो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन को गोल्डन रूल भी बोलते हैं। मतलब इस अवस्था में क्या होता है, बालक दूसरों की नज़र में अच्छा बनता है और प्रशंसा प्राप्त करता है। तो हो जाएगा गुड बॉय, यानी अच्छा लड़की लड़का अभिविन्यास। मतलब बालक अपने आप को अच्छा बनने की कोशिश करता है ताकि लोग उसकी तारीफ़ करें, प्रशंसा करें, तो ये हो जाएगा अच्छा लड़की लड़का अभिविन्यास के अंतर्गत। इसे गोल्डन रूल भी बोलते हैं। नियम कानून पालन व्यवस्था अभिविन्यास, यानी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। कानून पालन व्यवस्था अभिविन्यास यानी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन के अंतर्गत इस अवस्था में बालक मानता है कि समाज के नियम चाहे जितने कठोर क्यों ना हो, व्यक्ति को नियम मान लेना चाहिए। मतलब लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन के अंतर्गत जो बालक होता है वो समाज के कानून नियम को मानता है, यानी फॉलो करता है। थर्ड स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, यानी उत्तर रूढ़िवाद लौकिक स्तर। 13 से प्लस बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास एंड सेकेंड यहाँ पे सार्वभौमिक नैतिक विकास नैतिक अभिविन्यास। तो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास यानी यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन के अंतर्गत आ जाएगा। इस अवस्था में बालक का मानना है कि नियम जो समाज के लिए अच्छे हैं या हितकारी नहीं है, उन्हें समाज की सहमति से मिलकर तोड़ दो, बदल दो, परिवर्तन यानी संशोधन कर दो। तो बालक के अनुसार यानी सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के अंतर्गत बालक का मानना है कि जो नियम समाज के हित के लिए नहीं है, जो समाज के हित अच्छे के लिए ना हो, उस नियम को तोड़ दो, बदल दो, यानी उस नियम में बदलाव कर दो। तो यही हमारा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास यानी यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बालक किसी के भी नियम कानून को नहीं मानता है, बल्कि अपना नियम या कानून बनाता है। मतलब इस अवस्था में यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास के अंतर्गत बालक जो रहता है वो किसी के भी नियम कानून को नहीं मानता, वह खुद के नियम और कानून को बनाता है। जैसे इसमें टैग वर्ड हो गए कि स्वयं चुने हुए स्वयं चुने हुए नियम, मेरा नियम मेरा कानून, सार्वभौमिक सिद्धांत, यानी बोलते हैं ना इंग्लिश में माई रूल्स माई लाइफ, मतलब मेरे रूल्स मेरी ज़िंदगी। मतलब खुद के इसमें जो रहता है बालक दूसरे के नियम को नहीं मानता, खुद के नियम और कानून बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन। मूल्यांकन 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य धन अंकन। अतः हम कह सकते हैं किसी के भी कमज़ोर पक्ष मजबूत पक्ष के मूल्यों को अंकन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। बालक के गुण का अंकन करना, दोष का अंकन करना। तो यहाँ पे मूल्यांकन जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य धन अंकन। मतलब हम ये कह सकते हैं किसी भी कमज़ोर पक्ष या मजबूत पक्ष के मूल्यों का अंकन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। जैसे बालक के गुण दोष का अंकन करना। मूल्यांकन के प्रकार, तो मूल्यांकन के यहाँ पे 2 प्रकार होते हैं, योगात्मक मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन। सो फर्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे योगात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव असेसमेंट। जब हम किसी बालक का साल के अंत में होने वाली पेपर पेंसिल परीक्षण द्वारा मूल्यांकन करते हैं और उसके आधार पर ही हम बालक को ग्रेडिंग दे, टॉपर या फेलर का दर्जा दे, तो ये योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो मतलब हम जब बालक के जब पहले जैसे साल के अंत में यानी वार्षिक परीक्षा जो होती है, यानी साल के अंत में बालक का परीक्षण करके और उसके परीक्षण के आधार पर उसको
टॉपर या फेलियर का जो दर्जा देते हैं उसे हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो योगात्मक मूल्यांकन मतलब कि सत्रांक, इसको वार्षिक मूल्यांकन भी कहते हैं। जैसे सत्र के अंत में परीक्षा लेकर के और उसके आधार पर बालक का मूल्यांकन करें तो वो हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन। तो योगात्मक मूल्यांकन अच्छा नहीं होता है। मतलब क्या आप किसी के साथ पूरे वर्ष भर के अंक मतलब पेपर के आधार पर किसी का मूल्यांकन नहीं कर सकते। योगात्मक मूल्यांकन तब होता है जब हम मूल्यांकन मानकृत कठोर बालक का वर्गीकरण श्रेणीबद्ध के तरीके से करें। जब हम परीक्षा यानी टेस्ट के आधार पर मूल्यांकन हो, जब पेपर पेंसिल टेस्ट के आधार पर मूल्यांकन हो कि बच्चे के कितने अंक पाया, जब मार्कशीट के पन्ने की ग्रेडिंग परसेंटेज से हम उसे टॉपर या फेलियर का दर्जा दें। मूल्यांकन की यह विधि नेगेटिव होती है, यह सत्र के अंत में ही होती है, मानकृत तथा कठोर होती है। बालक की कॉपी का मूल्यांकन ऐसा व्यक्ति करता है जो उसे जानता तक नहीं, जैसे हो गया बोर्ड की कॉपी चेकिंग। तो मतलब यहाँ पे योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, सत्र के अंत में होता है। तो परीक्षा के आधार पर ही बालक को फेल या पास का दर्जा दिया जाता है और मार्कशीट दी जाती है। और योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, ये विधि जो होती है नेगेटिव होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, कमज़ोर पक्ष और मजबूत पक्ष। बच्चे को क्या नहीं आता है, बच्चे किस क्षेत्र में पीछे हैं, बच्चे के कमज़ोर पक्ष में सुधार कैसे लाएं। बच्चों को क्या आता है, बच्चों के क्षेत्र में आगे किस क्षेत्र में आगे है, बच्चे के मजबूत पक्ष को और मजबूत करें। तो योगात्मक रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि वो पूरे टाइम चलता रहता है। मतलब ये ऐसा नहीं, जैसे वो योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है सत्र के अंत में लिया जाता है, जबकि रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है वो चलता ही रहता है। मूल्यांकन की यह विधि पॉजिटिव होती है, पढ़ाई के दौरान साल भर होता है। बालक संरचनात्मक बनता है, बालक को अवसर मिलता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि पॉजिटिव होता है, साल भर चलता है और बालक इसमें क्या होता है रचनात्मक बनता है और बालक को अवसर मिलता है। मूल्यांकन के प्रमुख तरीके, तो इसमें है मूल्यांकन के दो प्रमुख तरीके हैं, स्वमूल्यांकन यानी सेल्फ असेसमेंट एंड साथियों के साथ मूल्यांकन यानी पीर असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट और पेयर असेसमेंट, इसमें बालक खुद अपना मूल्यांकन करता है, उसे पता चलता है उसने क्या सीखा और उसे क्या सीखना ज़रूरी है। बालक को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यथार्थ का पता चलता है। अधिगम के रूप में मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट में बालक जब खुद का मूल्यांकन करता है कि उसने क्या सीखा है और क्या सीखना बाकी है, मतलब खुद का मूल्यांकन करना ही सेल्फ असेसमेंट कहलाता है। इसमें बालक अपना मूल्यांकन अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों से करवाता है और अपनी कमजोरी और मजबूत पक्ष का पता लगाता है। तो पेयर असेसमेंट में क्या होता है कि जो बालक रहता है खुद से मूल्यांकन ना करके अपने दोस्तों और साथियों से अपना मूल्यांकन करवाता है और जानता है कि कौन से पक्ष में वह कमज़ोर है और कौन से पक्ष में वह मजबूत है। तो सेल्फ असेसमेंट में खुद का मूल्यांकन खुद से करना और पेयर असेसमेंट में खुद का मूल्यांकन अपने साथियों, सहपाठियों से करवाना। मानक संदर्भित मूल्यांकन, जब किसी बालक का अंक स्कोर अन्य लोगों की तुलना में किसी व्यक्ति की स्थिति को दर्शाता है, वह मानक संदर्भित मूल्यांकन कहलाता है। अधिकांश शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धि के अंक के आधार पर या उच्च निम्न उपलब्धि वाले के रूप में वर्गीकृत करना चाहता है। यह पॉजिटिव विधि है। नैदानिक मूल्यांकन, जब हम बालक की समस्या का रचनात्मक निदान करें उसे नैदानिक मूल्यांकन कहते हैं। मतलब हम जब बालक की जो समस्या है उसका रचनात्मक तरीके से समाधान करते हैं तो उसे नैदानिक मूल्यांकन कहते हैं। और मानक संदर्भित मूल्यांकन में जो होता है कि शिक्षक विद्यार्थी को उनकी उपलब्धि के अंक के आधार पर उच्च या निम्न उपलब्धि वाले के रूप में मतलब
वर्गीकृत यानी क्लासीफाई करता है तो उसे ही हम मानक संदर्भित मूल्यांकन कहते हैं। तो ये एक पॉजिटिव विधि होती है। आज की क्लास में हम बस यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक्स को लेकर, जो भी टॉपिक आपको अच्छे से ना समझ में आई हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कमेंट करेंगे तो ही मैं जानूँगी ना कि आपको किस टॉपिक में समझ नहीं आ रहा है, तो मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।